ताजमहल। ये नाम सुनते ही आंखों के सामने सफ़ेद संगमरमर की वो बेदाग खूबसूरत तस्वीर उभर आती है ना, अमर प्रेम की निशानी। लेकिन इतिहास कभी भी पूरी तरह सफ़ेद या बेदाग नहीं होता। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम मुगल सम्राट शाहजहां के जीवन की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां एक तरफ तो कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी, लेकिन दूसरी तरफ उसी तख्त को पाने और बचाने के लिए एक बेहद खौफनाक और खूनी राजनीतिक खेल भी खेला गया। तो चलिए इस गहरे द्वंद्व को करीब से समझते हैं जिसने शाहजहां के पूरे जीवन को तय किया। इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खुर्रम से शाहजहां बनने का वो सफ़र, फिर मुमताज़ महल से उनका अमर प्रेम, उनके शासन का वो मशहूर स्वर्ण युग और नीतियां, साम्राज्य का आक्रामक विस्तार, उत्तराधिकार का वो खूनी युद्ध और आखिर में एक बंदी बादशाह का वो दुखद अंत। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, खुर्रम से शाहजहां तक का एक खूनी सफ़र। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, खुर्रम। ये खुर्रम बचपन से ही गजब के कुशाग्र और साहसी थे। सोचिए, महज 20 साल की उम्र में ही वो अपने पिता जहांगीर के प्रशासन का एक बहुत मजबूत और ताकतवर स्तंभ बन चुके थे। लेकिन सत्ता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तब खुर्रम यानी हमारे शाहजहां दक्षिण में थे, और यहीं पे एंट्री होती है एक भयानक क्रूर व्यावहारिकता की। उनके ससुर आसफ खां ने एक ऐसी बिसात बिछाई जो रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने पहले तो खुसरो के लड़के दावर बख्श को महज एक कठपुतली की तरह गद्दी पर बिठा दिया, और जैसे ही शाहजहां लौटे दावर बख्श को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। इतिहास का एक बिल्कुल क्लासिक बलि का बकरा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शहरयार और गुरुसस्प जैसे राज्य सिंहासन के जितने भी संभावित दावेदार थे, उन्हें एक एक करके सुनियोजित तरीके से रास्ते से हटा दिया गया। इस तरह अपनों के खून से सने हुए एक रास्ते पर चलकर 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। राजनीति की इस खौफनाक क्रूरता से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। मुमताज़ महल, एक अमर प्रेम, वो रिश्ता जिसने इतिहास में प्यार की एक नई परिभाषा लिख दी। हम बात कर रहे हैं आसफ खां की बेटी आरजुमंद बानो की, जिन्हें दुनिया आज मुमताज़ महल के नाम से जानती है। कहते हैं आगरा की मीना बाजार की एक गली में शाहजहां ने उन्हें पहली बार देखा और बस वहीं दिलहार बैठे। 1612 में दोनों का निकाह हो गया। तत्कालीन स्रोत हमें बताते हैं कि मुमताज़ महल सिर्फ एक खूबसूरत बेगम भर नहीं थीं, वो एक बहुत ही सुलझी हुई और ताकतवर प्रशासनिक साझेदार थीं। शाहजहां ने उन पर इतना भरोसा किया था कि राजसी मोहर उन्हीं के पास रहती थी। वो प्रशासन के फैसलों में शामिल होती थीं, बेवाओं को मुआवजा बांटती थीं, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब शाहजहां सैन्य अभियानों पर जाते थे तो मुमताज़ हमेशा उनके साथ रणभूमि तक जाया करती थीं। वो सच में हर कदम पर उनकी एक मजबूत ढाल थीं। लेकिन हर महान प्रेम कहानी में एक दर्दनाक मोड़ जरूर आता है, और ये मोड़ आया जून 1631 में। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे, और हमेशा की तरह मुमताज़ भी उनके साथ थीं। वहां अपने 14वें बच्चे गौहर आरा को जन्म देते वक्त मुमताज़ को पूरे 30 घंटे तक एक जानलेवा प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा, और फिर उनका निधन हो गया। ये शाहजहां के लिए इतना बड़ा आघात था कि पूरे मुगल साम्राज्य ने 2 साल तक इसका शोक मनाया। और इसी बेपनाह दर्द, इसी गहरे सदमे से जन्म हुआ दुनिया की उस सबसे खूबसूरत इमारत का, जिसे हम ताजमहल कहते हैं। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, सत्ता, वो तथाकथित स्वर्ण युग और शाहजहां की नीतियां। इतने बड़े सदमे के बावजूद साम्राज्य का पहिया तो घूमता ही रहा। शाहजहां के दौर में मुगल साम्राज्य की शान और शौकत सचमुच आसमान छू रही थी। बेशुमार दौलत खर्च करके मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन बनवाया गया, और 1648 में राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। लेकिन इसी शान और शौकत के बीच प्रशासन और धर्म की नीतियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। जहां अकबर के दौर में एक उदार धार्मिक नीति चला करती थी, वहीं शाहजहां के दौर में एक अलग तरह की कट्टरता हावी होने लगी। ऐतिहासिक दस्तावेज हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शाहजहां ने सिजदा और पायबोज जैसी प्रथाओं पर रोक लगा दी। हिंदुओं के मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी गई। एक नया आदेश ये भी आया कि जो लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करेंगे उन्हें पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। और तो और पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा बनने पर आगरा के एक गिरजाघर को भी तुड़वा दिया गया।
यहाँ हम साफ तौर पर मुगल प्रशासन के वैचारिक ढांचे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिफ्ट देख सकते हैं। और अगर हम उस दौर के सामाजिक ताने बाने को और गहराई से समझें तो राजस्थान के मकराना से मिला 1651 ईस्वी का एक अभिलेख बहुत कुछ बयां करता है। मिर्जा अली बेग, जो शाहजहां के ही एक स्थानीय गवर्नर थे, उन्होंने एक बावड़ी पर बाकायदा एक सख्त चेतावनी स्थापित करवा दी थी। चेतावनी ये थी कि निम्न जाति के लोग उस कुएं का इस्तेमाल उच्च जाति के लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो ये हमें एक बहुत ही वास्तविक तस्वीर दिखाता है कि ऊपर से चमकते उस स्वर्ण युग के ठीक नीचे आम जनता के बीच कितनी कठोर और सख्त सामाजिक व्यवस्थाएं लागू थीं। और एक बात, ये शासनकाल सिर्फ भव्य महलों और खूबसूरत कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं था। ये वक्त बहुत ही अस्थिर और चुनौतीपूर्ण भी था। गद्दी पर बैठते ही शाहजहां को कई भयंकर विद्रोह झेलने पड़े। जुझार सिंह के नेतृत्व में बुंदेलखंड का विद्रोह, खाने जहां लोधी का अफगान विद्रोह और हुगली में पुर्तगालियों के बढ़ते दखल को कुचलने के लिए बड़ा सैन्य अभियान। पर सबसे दिल दहलाने वाली घटना थी 1630 से 1632 के बीच दक्कन और गुजरात का वो विनाशकारी अकाल। एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने इसके इतने खौफनाक विवरण दर्ज किए हैं जो आज भी रूह कंपा देते हैं। तो ये स्वर्ण युग दरअसल लगातार कई संकटों से जूझ रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर, साम्राज्य विस्तार और कूटनीति। इन सभी अंदरूनी संकटों से लड़ते हुए भी शाहजहां का दिमाग लगातार साम्राज्य को फैलाने में लगा हुआ था। दक्षिण भारत की तरफ मुगलों का विस्तार बहुत ही आक्रामक रहा। 1633 में तो अहमदनगर को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में निगल लिया गया और निजामशाही वंश का नामो निशान मिटा दिया गया। इसके बाद शाहजहां ने गोलकुंडा और बीजापुर को अपनी कूटनीति से ऐसा घेरा कि उन्हें बेहद सख्त वित्तीय शर्तों पर झुकना ही पड़ा। 1636 की इन संधियों के हिसाब से उन्हें हर साल 6 लाख रुपए का टैक्स देना था, सम्राट के नाम का खुतबा पढ़वाना था और सबसे बड़ी बात, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले की किसी भी तरह की मदद ना करने का वादा करना था। अब इस नए जीते हुए विशाल दक्कन इलाके को संभाला कैसे जाए, इसकी कमान सौंपी गई शहजादे औरंगजेब को। सूबेदार बनते ही औरंगजेब ने इस पूरे इलाके को 4 बहुत ही स्पष्ट सूबों में पुनर्गठित कर दिया। खानदेश, जिसकी राजधानी बनी बुरहानपुर, बरार, जिसकी राजधानी इलिजपुर थी, तेलंगाना और अहमदनगर। इस पुनर्गठन ने दक्षिण में मुगलों की पकड़ को इतना मजबूत कर दिया जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन तभी आता है अध्याय 5, उत्तराधिकार का वो खूनी युद्ध। 1657 का साल, जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से यह अजय साम्राज्य अंदर ही अंदर खोखला होने लगा। हुआ कुछ यूं कि शाहजहां बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालत ये हो गई कि लगा अब वो नहीं बचेंगे। इस नाजुक हालात का जो वर्णन फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर ने किया है वो बिल्कुल सटीक है। वो लिखते हैं कि सम्राट की बीमारी देखकर शहजादों ने गद्दी हथियाने के लिए अपने अपने मंसूबे बांधने और साजिशें रचनी शुरू कर दी। और फिर सगे भाइयों के बीच एक ऐसी भयानक लड़ाई छिड़ी जिसने अगले 5 साल तक पूरे देश को अपनी आग में झुलसा दिया। और कमाल की बात देखिए, ये गृह युद्ध सिर्फ भाइयों तक ही महदूद नहीं रहा। पूरा का पूरा मुगल शाही परिवार बीच से टूट चुका था। शाहजहां की अपनी बेटियों ने भी इस खूनी खेल में अपनी अपनी गोटियां सेट कर ली थीं। जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ चुना, जो शाहजहां का सबसे चहेता और थोड़ा उदारवादी बेटा था। वहीं रोशन आरा सीधे औरंगजेब के पाले में चली गईं और गौहर आरा ने मुराद बख्श का समर्थन किया। सत्ता की इस अंधी भूख ने खून के हर एक रिश्ते को बांट दिया था। इस गृह युद्ध की जो टाइमलाइन है वो बेहद तेज और हिंसक है। फरवरी 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई से इस ड्रामे की शुरुआत होती है। फिर अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध। इसके ठीक बाद जून 1658 में सामूगढ़ की वो सबसे निर्णायक जंग हुई, जहां दारा शिकोह को औरंगजेब के हाथों एक बेहद करारी और दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा। और अंततः जनवरी 1659 में खजुआ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने पूरी सत्ता पर अपना एकाधिकार जमा लिया। और अब हम पहुंचते हैं अपने छठे और आखिरी अध्याय पर, एक बंदी बादशाह का अंत। इतिहास किस तरह लौटकर वापस आता है, आइए इसका सबसे दर्दनाक पहलू देखते हैं। जिस भयानक क्रूरता और अपनों के खून के ऊपर से गुजरकर शाहजहां ने तख्त हासिल किया था, ठीक उसी चक्र ने अंततः उन्हें भी अपने शिकंजे में कस लिया। उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से उतार फेंका। जरा सोचिए, वो बादशाह जिसने दुनिया के सबसे भव्य साम्राज्यों में से एक को खड़ा किया, उसे अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल
आगरा के किले के एक शाह बुर्ज में महज एक कैदी बनकर काटने पड़े। उस एकांत में सिर्फ उसकी बेटी जहांआरा उनकी देखभाल के लिए रहीं। कहते हैं वो अपनी भीगी आंखों से किले के उस झरोखे से बस दिन रात अपने ताजमहल को दूर से ही निहारते रहते थे। उसी घुटन, उसी बेबसी के बीच 1666 में उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें उसी ताजमहल में उनकी सबसे प्रिय मुमताज के ठीक बगल में दफना दिया गया। तो अगली बार जब हम वास्तुकला की उस लुभावनी सुंदरता को निहारेंगे तो क्या हम उसकी नींव में दबे उस खूनी राजनीतिक संघर्ष को भूल पाएंगे? ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। क्या सत्ता की भारी कीमत चुकाए बिना खून बहाए इतिहास में कोई भी स्वर्ण युग कभी आ सकता है? क्या किसी भव्य विरासत को उसके पीछे छिपी क्रूरता से कभी अलग करके देखा जा सकता है? ये वाकई सोचने लायक बात है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।